स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास बिहार बीएड पर के जीके जीएस पे आधारित होगी। आज हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू को देखेंगे, उसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, जीके पर है, जनरल अवेयरनेस पर आज की हमारी क्लास है, जीके एंड जीएस पे। ठीक है, सामान्य जानकारी से हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? ऑप्शन में है अपरदन, अपघर्षण, ऑक्सीकरण और अपक्षय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपक्षय। भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ऑप्शन में है बहता हुआ पानी, हिमानी हवा और ओलावृष्टि। तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा हवा। क्या होगा? हवा। आगे बात करेंगे, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? ऑप्शन में है पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो आप लोग बताएं भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब बताएं क्या होगा? हम्पी का खंडहर कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में आर के नारायण, के आर नारायण, आर के नारायणा और आर के लक्ष्मण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर के नारायण। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली? जब संभाजी महाराज चले गए उसके बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली, मतलब मराठा राज को संभाला? ऑप्शन में है राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो आप बताएं संभाजी महाराज के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर संभाली? तो सही जवाब होगा राजा राम। कौन होगा? राजा राम ने संभाजी महाराज के बाद मराठा राज की बागडोर संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो ऑप्शन में है भारतीय उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, भारत को संगठित रखने के लिए यदि संभव हो, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत क्यों आए? तो सही जवाब होगा कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में सबसे बड़ा नहर नेटवर्क बिछाया, वह सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। ऑप्शन में है इल्तुतमिश, गायसुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए, उस सम्राट का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन में है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। तो बताएं आप लोग अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन हुए? ऑप्शन में औरंगजेब है, मोहम्मद शाह रंगीला है, वाजिद अली शाह है या बहादुर शाह जफर है। तो अंतिम मुगल सम्राट जो हुए थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? इसमें से कौन इको फ्रेंडली कृषि विद्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खेती जो अधिक उपज देती हो या कांच के घरों में पादप उगाना। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि विद्या का इको फ्रेंडली रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। किसके अंतर्गत स्थापित की गई शासन की संघीय प्रणाली? तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही जवाब है शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 5 मई, 5 जून, 18 मई या 18 अप्रैल। तो आप लोग बताएं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 5 मई या 5 जून या 18 मई या 18 अप्रैल। तो सही जवाब होगा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। तो आप लोग बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए में है सशस्त्र बलों का समर्थन, ऑप्शन बी है राज्यसभा का विश्वास, ऑप्शन सी है लोकसभा का विश्वास या ऑप्शन डी है जनता का समर्थन। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा का विश्वास। जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में विश्वास मत रहेगा तभी तक कोई भी भारत में प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त है? तो पीली क्रांति ऑप्शन है ए सोना, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पाद दूध से बना हुआ उत्पाद। तो पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में यूज किया जाता है, प्रयुक्त होता है? तो खाद्य तेल के लिए यूज होता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मुल्कराज आनंद। तो ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? इसमें असत्य कौन सा है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का यह चूर्ण है, ऑक्सीकारक है या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। फिर से ऑप्शन हम लोग देखेंगे, जल में अधिक विलय होता है या हल्के पीले रंग का चूर्ण है या ऑक्सीकारक है या ऑप्शन डी है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है जल में अधिक विलय होता है, यह असत्य कथन है। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं होता है, वह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। यह सब इसका सत्य कथन है, लेकिन यह जल में अधिक विलय नहीं होता है, मतलब यह असत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पारद धातु मिश्रण क्या चीज का है? अति रंगीन मिश्रा धातु का है, कार्बन युक्त मिश्र धातु का है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु मिश्रण क्या है? तो अति रंगीन मिश्र धातु होती है या कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो आप लोग देखेंगे पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसमें ऑप्शन में हम लोग देखेंगे बेसिक BASIC, ऑप्शन बी है C++, ऑप्शन सी है फास्ट FAST, ऑप्शन डी है फोर्ट्रान FORTRAN। ठीक है। तो आप निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक है, C++ भी है और FORTRAN भी है, लेकिन फास्ट नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कंप्यूटर की भाषा FAST नहीं है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है,
प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? यह तरंग के समान होता है, या कण के समान होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, या ऑप्शन डी है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होता है। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है यह तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है चट्टान, खनिज, मिट्टी या पत्थर। तो आप लोग बताएं, पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन है? दामोदर, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड या नागार्जुन सागर। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका, दामोदर परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं किया गया। प्रदान नहीं किया गया। प्रश्न गलत हो गया है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। तो इन किसे नहीं किया गया? तो डॉक्टर जी.के. कर्वे साहब को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त था। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, लोकसभा, सांसद, भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो लोकसभा हटा सकता है, संसद हटा सकता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है या प्रधानमंत्री हटा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा संसद। कौन हटा सकता है? संसद। क्यों? अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी संविधान के उल्लंघन के लिए संसद द्वारा लगाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा लगाए गए महाभियोग के द्वारा। महाभियोग प्रस्ताव तभी पास होता है जब दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत से, लेकिन आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से पास किया गया हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा संसद महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है विशेष बहुमत के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत की जनसंख्या की 10 वृद्धि दर क्या है? तो भारत की जनसंख्या का प्रत्येक 10 वर्ष पर कितना वृद्धि होता है? तो भारत की जनसंख्या का 10 वृद्धि दर है 17.7%। कितना है? 17.7%। ठीक है, ऑप्शन में है 12.2%, 17.7%, 11.5% और 21%। तो भारत की जनसंख्या हर 10 वर्ष पे 17.7% बढ़ रही है।
2011 के जनगणना के अनुसार है ये, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर से, या महावत खान से, या जहांगीर से? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, बाज बहादुर से। ये मालवा का शासक राजा बाज बहादुर की पत्नी रूपमती थी, ठीक है। ये मांडू की रानी रूपमती जो थी, मालवा के राजा बाज बहादुर की पत्नी थी, ठीक है, पत्नी, वाइफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र क्या है? ऑप्शन में है किसी देश की कागज के नोट की मुद्रा, अखबारी कागज, लिखने के लिए प्रयुक्त खाली कागज, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे का विस्तृत विवरण हो। तो श्वेत पेपर क्या है? किसी देश के कागज के नोट की मुद्रा है, अखबारी कागज है, लिखने के लिए प्रयुक्त खाली कागज है, या सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे का विस्तृत विवरण हो। तो श्वेत पत्र है, ऑप्शन डी सही होगा, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे का विस्तृत विवरण होता है। यह राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर श्वेत पत्र का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। श्वेत पत्र क्या है? राष्ट्रीय कौन निकालता है? तो केंद्र सरकार निकालता है। राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसलेस में है, ठीक है। ऑप्शन में ब्रुसलेस, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें नाटो में कुल 30 सदस्य हैं, ठीक है। नाटो का मुख्यालय हम लोग जान गए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 30 है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है? भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा। इस अधिकार के तहत यदि किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। इस अधिकार के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में अपना शिकायत दर्ज करा सकता है, शिकायत कर सकता है।
तो अनुच्छेद 30 है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर ले। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 हमें देता है। अनुच्छेद 30 क्या देता है? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 31 का बात कर ले हम लोग, तो संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 क्या देता था हमें? संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे 44वें संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 हम लोग जान गए, संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या अपने राज्य के उच्च न्यायालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। अब अनुच्छेद 35 की भी बात कर ले हम लोग, तो मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 35 अधिकार यह देता है कि मौलिक अधिकार को प्रभावी अच्छे रूप से अच्छे ढंग बनाने के लिए संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 35 यह बताता है हमें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सम्राट अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया? ऑप्शन में है चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, कारुबाकी उसकी वह पत्नी थी जो उसे सबसे अधिक प्रभावित की, रानी कारुबाकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मत देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार कौन सा होता है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो मत देने का अधिकार होता है, आप लोग पता है, राजनीतिक अधिकार होता है, नागरिक अधिकार होता है, आर्थिक अधिकार होता है या कानूनी अधिकार होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है। चलिए इसके बारे में कुछ बात कर ले हम लोग। मत देने का अधिकार लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार है। क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। कहाँ है उल्लेख है? तो अनुच्छेद 326 में। ठीक है, तो सही जवाब होगा इसमें राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ऑप्शन में है 1770, 1780, 1789 या 1750 में। तो आप लोग बताएं फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 1770 में, 1780 में, 1789 में या 1750 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1789 में। तो चलिए कुछ बात कर ले हम लोग फ्रांस की क्रांति से जुड़ी हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। ठीक है, यह क्रांति संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति पूरे विश्व को प्रभावित किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। यह क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सी क्रांति की देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व? तो फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां वहां का राजा था। जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ तो वहां का राजा कौन था? यह भी एक प्रश्न बनता है। तो लुई 16वां वहां का राजा था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ, हम लोग जानते हैं। और एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये बना कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति का क्या देन है? तो फ्रांस की क्रांति का क्या देन है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, बिली बिली का तात्पर्य क्या है? बिली बिली का तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात, एक भूकंप, अति उच्च ज्वार या भारत के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो बिली बिली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक कब बना?
अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक कब बने? ठीक है, ऑप्शन में है 1620, 1664, 1774 या 1632 में। तो ऑप्शन आप लोग दे बताएं कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक कब बना? 1620 में, 1664 में, 1774 में या 1632 में। तो ऑप्शन बी सही है, 1664 में। ठीक है, जॉब चार्नोक जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी और प्रशासक थे। जॉब चार्नोक क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी और प्रशासक। ठीक है, वह 1664 ईस्वी में पटना के फैक्ट्री का प्रधान बना और वह लगभग 1680 से 81 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में, कशेरुक तंत्र में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन में 13, 31, 33 या 12। तो कशेरुक रज्जु में 33 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, कशेरुक तंत्र के बारे में बात करें हम लोग, तो कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है। क्या है? कशेरुक तंत्र हमारे कंकाल का मुख्य आधार है, जो मध्य में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है कशेरुक तंत्र? रज्जु मध्य में स्थित होती है। यह सिर को सहारा देता है, मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कशेरुक तंत्र या कशेरुक रज्जु कहते हैं। समझ गए हम? तो कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही पूरे बॉडी को चलाती है, माथा को भी, सर को भी यह सहारा देती है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी लगभग मतलब इसमें छोटी छोटी 33 हड्डियां हैं, यही इसलिए इसका 33 जवाब है। 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? कशेरुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुक कहते हैं। तो समझ में आ गया, कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार होता है, जो मध्य में स्थित होता है और यह सिर को सहारा देता है। इसके साथ हमें इसमें छोटी छोटी कितनी 33 हड्डियां होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निषेचन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान ले, बातें कर ले। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहां नर शुक्राणु मादा अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं, युग्म नज बनाते हैं। ठीक है, अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। ये क्या करता है? एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। तो निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है, जहां नर शुक्राणु मादा अंडाणु के पास आपस में सम्मिलन से युग्म नज बनाते हैं। अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु की स्थापित करता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया से एक पूर्ण विकसित शिशु की स्थापना होती है। कहाँ पे? तो गर्भाशय में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इनमें से कौन एक हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कार्बिक एसिड। तो निम्नलिखित में से जो हार्मोन है, तो ऑप्शन सी हार्मोन इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन जानते हैं, यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो उससे मधुमेह
रोग होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में हार्मोन इंसुलिन है। एक और प्रश्न, किसके कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? वो ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जस्ता। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन बी सी है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। या ऑप्शन डी है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में होता क्या है? तो बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, या भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी, केवल उच्च न्यायालय का कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। फिर से प्रश्न पर ध्यान देंगे हम लोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? ऑप्शन में है, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, या केवल उच्च न्यायालय का कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। तो आपका सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भारत का केवल वही कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बन सकता है। भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही, रिटायर्ड न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बन सकता है एक्ट 1993 के अनुसार। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे जीके जीएस का क्लास आने वाला है, आप लोग इस चैनल से बने रहें।